सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। फिलिस्तीन आखिरकार अमेरिका के आगे और इजराइल के आगे झुक चुका है। मेरे दोस्तों, आपको झटका लगेगा। 57-58 जितने भी मुस्लिम मुल्क मानिए सब के सब खामोश थे। इसी बीच में सऊदी अरब और अमेरिका लगातार बातचीत कर रहे हैं कि इजराइल से नॉर्मलाइजेशन हो जाए। शुरू में जो फिलिस्तीन अथॉरिटी यानी महमूद अब्बास की जो सरकार है उसने इसका विरोध किया। फिलिस्तीन की डेलीगेशन सऊदी अरब गई अपनी मांगों को लेकर। सऊदी अरब ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया, न ही सऊदी अरब ने फिलिस्तीन का कोई मुद्दा उठाया नॉर्मलाइजेशन की बातचीत करते हुए। ऐसे में अमेरिका ने फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार को मना लिया है कि अगर सऊदी अरब और इजराइल के बीच नॉर्मलाइजेशन होगा तो आप इसका विरोध ऑफिशियली नहीं करेंगे, यानी आधिकारिक तौर पर आप विरोध नहीं करेंगे। न इजराइल का कुछ उल्टा सीधा कुछ बोलेंगे, न बिगाड़ेंगे, न आप सऊदी अरब का विरोध करेंगे। इस पर महमूद अब्बास की सरकार मान गई है। सिर्फ यही वजह है कि फिर महमूद अब्बास यानी फ़िलिस्तीन की जो सरकार है उसके समर्थन में फ़िलिस्तीन के लोग नहीं होते। अब फ़िलिस्तीन झुक गया है आधिकारिक तौर पर, लेकिन फ़िलिस्तीन की आवाम नहीं झुकी है। ये उसके साथ महमूद अब्बास की सरकार ने गद्दारी की है। वहीं इजराइल की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि सऊदी अरब के लिए प्रायोरिटी फ़िलिस्तीन नहीं है, उसकी खुद की सिक्योरिटी है। क्योंकि सऊदी अरब ने अमेरिका से कहा है कि हमें सिक्योरिटी की गारंटी दीजिए, अगर कोई हम पर हमला करेगा तो अमेरिका हमारी मदद करेगा। अगर फ़िलिस्तीन सऊदी अरब के लिए ज़रूरी होता तो अपनी सिक्योरिटी से पहले सऊदी अरब फ़िलिस्तीन की सिक्योरिटी की बात करता। यानी अब यहूदी भी खुलकर कह रहे हैं कि ये आले यहूद गद्दार हैं। उधर इजराइल के ऑफिशियल भी नरम पड़ गए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो न्यूक्लियर अगर डील हो जाती है अमेरिका और सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब के न्यूक्लियर पावर प्लांट से हमें कोई ख़तरा नहीं है, सऊदी अरब परमाणु बम नहीं बनाएगा। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के प्रधानमंत्री महमूद अब्बास और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू दोनों से फ़ोन पर बातचीत की है। बात क्या हुई है वो तो सामने नहीं है, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन के नॉर्मलाइजेशन पर बात की गई है। उधर दोस्तों, इजराइल के अंदर की बात करें तो गृह युद्ध जैसा माहौल है। इजराइल के पुलिस चीफ ने कहा है कि लगभग 7 मिलियन यहूदी सड़क पर उतर कर इस कानून के खिलाफ, जो कानून नेतन्याहू लेके आए हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। उधर दोस्तों, लीबिया का मामला आप शायद भूल गए। याद दिलाऊंगा क्योंकि अब इससे बड़ी खबर आई है। लीबिया की विदेश मंत्री ने चोरी चुपके किसी दूसरे देश मुलाकात कर ली इजराइल के विदेश मंत्री से, और इजराइल के विदेश मंत्री ने भांडा फोड़ दिया। और ये बात जैसे ही सामने आई, लीबिया के लोग टूट पड़े, सड़कों पर उतर आए। हालात इतने ख़राब हो गए कि लीबिया की विदेश मंत्री को देश छोड़ना पड़ गया। उसके बाद लीबिया की सरकार को बात संभालनी पड़ी और आकर कहना पड़ा कि इजराइल से हम कभी भी नॉर्मलाइजेशन नहीं कर सकते, हम खुद फ़िलिस्तीन हैं, हमारी ज़बान फ़िलिस्तीनी है, हमारा दिल ही फ़िलिस्तीनी है। ये बात प्रधानमंत्री को बोलनी पड़ी लीबिया के।
अब दोस्तों ये 2 दिन हुआ इस मामले को कि तीसरे दिन एक बड़ी खबर आई जिसमें लीबिया का प्रधानमंत्री खुद फंस गया। सन 2022 में लीबिया के खुद प्रधानमंत्री ने इजराइल के मोसाद के चीफ से मुलाकात की थी। लो भैया, अब ये भी फंस गए। अब लीबिया में गृहयुद्ध जैसा माहौल बन रहा है। मेरे दोस्तों, उधर नेतन्याहू ने एक खतरनाक बयान दिया। कहा कि अफ्रीका के जो माइग्रेंट्स हैं, शरणार्थी हैं हमारे इजराइल में, वो हमारे देश के लिए खतरा है भविष्य में, इसलिए हम उनको निकाल देंगे। इस पर यूएन ने तुरंत एक्शन लिया है और कहा है कि अगर ये काम किया गया तो ये ह्यूमन राइट वायलेशन होगा इजराइल के द्वारा। नेतन्याहू का ये बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि हम अफ्रीका के माइग्रेंट को अपने देश से निकाल देंगे। सुनिए। ההסתננות הבלתי חוקית המסיבית לישראל מאפריקה היוותה איום ממשי על עתידה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. דבר אחד שלא הצענו, וטוב שלא הצענו אותו, זה מתווה האו"ם. מתווה האו"ם היה מאזרח 16,000 מסתננים בלתי חוקיים, והיה יוצר תמריץ אדיר למאות אלפי, אם לא מיליוני אפריקנים שהיו מסתערים שוב על מדינת ישראל. עכשיו נשארה בעיה רצינית עם המסתננים הבלתי חוקיים בדרום תל אביב, במקומות אחרים, אבל מה שקרה אתמול היה חציית קו אדום. זה התפרעות, זה שפיכות דמים, זה פרעות שאנחנו לא יכולים לקבל. אנחנו מבקשים צעדים חזקים נגד המתפרעים, כולל גירוש מיידי של אלה שנטלו חלק בזה. उधर मुसलमानों के गद्दार बहरैन ने अपने मुल्क में इजराइल की एम्बेसी को खुलवा दिया है। उधर फिलिस्तीन ले चलूं तो रमल्ला के इलाके में यहूदियों के झुंड ने फिलिस्तीनियों के घरों और प्रॉपर्टी में आग लगा दी है। वहीं वेस्ट बैंक में रेड के दौरान एक 16 साल के बच्चे को इजराइल की मिलिट्री ने गोली मार दी। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ईरान के हथियारों पर जो पाबंदी लगी है वो अगले महीने एक्सपायर होने वाली है। उसके बाद हम पर से पाबंदी खत्म हो जाएगी। फिर हम अपने तमाम साथियों के साथ जो डिफेंस है और हथियारों की डील है उनकी हम आगे बातचीत शुरू कर देंगे। उधर यूएन के वॉचडॉग ने ईरान के पक्ष में एक रिपोर्ट जारी करके कहा कि ईरान अब यूरेनियम भारी मात्रा में नहीं बना रहा है। इतना नहीं बना रहा यूरेनियम ईरान कि वो उससे हथियार बना सके। पॉजिटिव रिपोर्ट काफ़ी लंबे समय के बाद ईरान के हक में। ईरान ने 500 दिनों से इस स्वीडन व्यक्ति को गिरफ्तार किया हुआ है जिस पर यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने कहा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और ईरान से बातचीत कर रहे हैं कि उसको आज़ाद करवा सकें। सऊदी अरब ने 2016 में अपने फुटबॉल क्लब पर टीम पर पाबंदी लगाई थी कि वो ईरान नहीं जा सकते। फुटबॉल का कोई प्लेयर ईरान नहीं जा सकता, लेकिन अब वो पाबंदी हटा दी है क्योंकि ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती हो गई है। तो अब रोनाल्डो समेत पूरी की पूरी सऊदी अरब की फुटबॉल टीम ईरान जल्द पहुंचेगी। उधर माशा अमीनी, ईरान की वो लड़की जिसकी वजह से ईरान आधा जल गया प्रदर्शन में, उसके अंकल जिना अमीनी, उनको अंकल को यानी चचा को गिरफ्तार कर लिया है अब ईरान की पुलिस ने। साउथ कोरिया के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से फ़ोन पर बात करी और स्टेटमेंट जारी किया कि हम तैयारी कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं और हमारा काम प्रोसेस में है कि हम ईरान की जो फंडिंग हमारे पास रुकी हुई है उसको हम रिलीज़ कर सकें। ईरान ने एक ही महीने के अंदर अपना दूसरा एम्बेसडर सऊदी अरब के लिए भेज दिया, लेकिन पहली बार, क्योंकि सऊदी अरब ने भी अपना एम्बेसी खोल लिया था ईरान में, लेकिन अपना एम्बेसडर नहीं भेजा था। तस्वीरों में ये लाल घेरे के अंदर जो शख्स नजर आ रहा है ये ईरान में अब सऊदी अरब के एम्बेसडर हैं। अमेरिका को तगड़ा झटका एक ये लगा है कि जिस चाइना को वो बैन करना चाह रहा है
खासकर जिस चाइनीज हवाई कंपनी को पूरी दुनिया में बैन करवाया है, वही चाइना और उसी चाइना की हवाई कंपनी ने सऊदी अरब में अपना क्लाउड पहला स्टेशन खोल लिया है। आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान ने रूस के खिलाफ बयान जारी करके कहा था कि हमने रूस पर भरोसा करके गलती करी कि हमारे बीच में आर्मीनिया और अज़रबैजान के बॉर्डर पर हमने उस पर यकीन किया और हमने जो एग्रीमेंट किया है, जिस एग्रीमेंट में अज़रबैजान और रशिया है, हम उस एग्रीमेंट से बाहर निकल जाएंगे। इस पर रिएक्शन रशिया का आ गया है। रशिया की क्रेमलिन ने कहा है कि हम आपकी भावनाओं से सहमत हैं और उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम हर तरह से सारी आपकी बात नहीं मान सकते। उधर अज़रबैजान ने एक बार फिर से अलर्ट जारी करके कहा है दुनिया भर से कि आर्मीनिया ने एक बार फिर से हमारी अज़रबैजान की मिलिट्री की पोस्ट पर फायरिंग की है। और ऐसा ही होता है दोस्तों, आर्मीनिया गोलीबारी करता है, जवाबी कार्रवाई अज़रबैजान करता है, तो इनके निमट जाते हैं 5-6, फिर ये छाती पीटता है। उधर दोस्तों तुर्की में ज़बरदस्त बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। एक बार फिर से तुर्की के ज़्यादातर शहरों के लोग परेशान हैं। Allah'ım sen yardım et ya, giriş katta oturanlara, bodrum katta oturanlara. मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।